अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग, आईएसआई के स्टूजीज, टेररिस्ट, पाकिस्तान आर्मी इनके ऊपर जारी हो सारी है। एक पाकिस्तान आर्मी का चमचा केपीके में लीडर बना फिरता था मलिक असलम वज़ीर, उसको उसके बेटे और दोस्तों के साथ टीटीपी के फाइटर्स ने डजा गुंदाई एरिया साउथ वज़ीरिस्तान में गोलियां मार के हलाक कर दिया। एक और वाक़े में बाजोड़ केपीके में आईएसआई अंडर कवर एजेंट और जैश मोहम्मद का टेररिस्ट सब्ज़ अली ख़ान को भी एक आईईडी अटैक में अननोन पीपल ने मार दिया। अजीज़ दोस्तों, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। 2 साल से ये टारगेटेड किलिंग ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जारी हो सारी है। ये शुरू हुआ था और जब हाफिज़ सईद, जो कि मुंबई 2008 26/11 का मास्टरमाइंड था, उस पर 2021 में लाहौर में हमला हुआ था। इसके बाद से शुरू हुआ और जितने टेररिस्ट मारे जा रहे हैं वो या लश्कर तैयबा के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जैश मोहम्मद के हैं या खालिस्तानी हैं। इस नवंबर के महीने में अब तक कई लोग मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का एक चीफ रिक्रूटर और जैश मोहम्मद के मसूद अज़हर का राइट हैंड मैन भी मारा गया है। और ये पाकिस्तान की आर्मी और टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ना, जैसे लश्कर तैयबा और दीगर, वो इस मामले में खामोश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जाता है कि एक आतंकवादी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी इन लोगों को मार रही है। तो हमें समझ नहीं आती कि उस आतंकवादी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो। आपको इतना हम भारी बजट देते हैं, इतना आपके पास रिसोर्सेज हैं, पूरी पावर है, तो इतना आप वो कर रहे हो, इसका मतलब आप फारिग हो, आप किसी काम के नहीं हो। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो हाफिज़ है और हाफिज़ साहब के नाम से मशहूर है। उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो हाफिज़ साहब ही करवाते हैं। तो इस पर एक लतीफ़ा याद आया कि एक मौलवी था, उसके पेट में रसोली हो गई। तो रसोली निकालने के लिए ये हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जब इसका ऑपरेशन हो रहा था ना, तो इसके ऑपरेशन के बाद इसको जब होश आया तो इसने देखा कि इसके पलंग पे एक छोटा बच्चा, नया पैदा होने वाला बच्चा पड़ा था। एक्चुअली वहाँ पे एक लावारिस औरत ने बच्चा पैदा करके मर गई थी, तो वो बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल वाले परेशान थे, तो मौलवी ने कहा कि ये बच्चा, तो डॉक्टर ने कहा मौलवी साहब ये आपका बच्चा है, आपके पेट में बच्चा था तो हमने निकाल दिया है, इसको आपने जन्म दिया है। मौलवी कहता है ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा आपको अल्लाह पे बिलीफ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो ये अल्लाह का करना था। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी 1000 सालों में एक बार ऐसा मौजिज़ा करके दिखाता है। मौलवी बेचारा चुपचाप वो बच्चा लेके आ गया घर पे और बच्चे को पालने लगा। जब बच्चा जवान हुआ तो मौलवी ने एक दिन उसको बुलाया और उसको बोला कि बेटा मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो बच्चा हैरान हुआ। बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब आप मेरे बाप नहीं हैं, तो आपके पास में कैसे। तो मौलवी ने कहा दरअसल मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो बच्चा हैरान हुआ और उसने कहा तो मेरा बाप कौन है। तो मौलवी कहता है कि मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब होंगे, क्योंकि मदरसे में तो बच्चों के साथ आपको पता है कि क्या कुछ होता है। तो उसका जहन, ज़ाहिर मौलवी के जहन तो बंद होते हैं, कुछ उनके पास ज्ञान तो होता नहीं, विस्डम तो होती नहीं। तो उसने कहा हाफिज़ साहब होंगे। तो हमारे मुल्क में भी जो कुछ होता है ना, हाफिज़ साहब ही करते हैं। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक अजीज़ मित्र मेजर गौरव आर्य साहब का एक मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वो मैसेज आप प्लीज़ सुनिए और याद रखिए कि ये जो भारत में एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है ना, और उसको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है ना, वो क्यों की जा रही है ये मेजर साहब आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आज मैं हिंदू और सिख भाइयों के लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। ये जो मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, यूके में, ये क्यों हो रहे हैं मंदिरों पे अटैक? क्या खालिस्तानी हिंदू धर्म से और हिंदुओं से नफरत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या वही कारण है जिसकी वजह से ये लोग अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इनका मंदिरों पे अटैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है दोस्तों, और वो मकसद ये है कि भारत में हिंदुओं और सिखों के बीच में तकरार हो जाए, हिंदू और सिखों के बीच में भिड़ंत हो जाए। ये चाहते हैं कि यहां पे 2-3 हजार हिंदुओं की भीड़ जाए और सिखों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, गुरुद्वारा साहब पे अटैक करे। ये यही चाहते हैं, इसलिए ये बार बार हिंदुओं को धक्का दे रहे हैं। मैं हिंदू और सिख भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो कहानियां हैं भाईचारे की, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक हम लोग एक हैं, खालिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ पड़ता रहेगा। जब हम दोनों के बीच में दरार आई तो खालिस्तानी जीत जाएगा। एक बात ध्यान रखना, और मैं ये खास तौर से सिख भाइयों से कह रहा हूं, खालिस्तानी जो हैं ये किसी के सगे नहीं है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करिए जितनी आप रामायण की करते हैं। आप गुरुद्वारा साहब की उतनी इज्जत करिए जितनी आप अपने खुद की मंदिर की करते हैं। जो सिख है, आप उसकी उतनी ही इज्जत करिए जितने आप खुद के घर वालों की करते हैं। तब पड़ेगा खालिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़। और मैं सिख भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप आवाज उठाइए। खालिस्तानी सिख नहीं है, खालिस्तानी एक बीमारी है, और यह बीमारी दुनिया भर में फैल रही है। हर जगह जाके ये लोग सिर्फ दंगा और फसाद करते हैं, और गुरुद्वारा साहब जैसी पाक जगह जो कि एक भगवान का घर है, एक पवित्र स्थान जो कि भगवान का घर है, उसको ये लोग खराब करते हैं, उसको गंदा करते हैं। तो अब मौका आ गया है कि हिंदू और सिख मिल जाएं और खालिस्तानियों की खाट खड़ी करें। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है। तो अब और ये सब जाते हैं तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहाँ से। तो अब अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज और ये हैं कारी असमतुल्ला याकूबी, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि 21 नवंबर से तोरखम से हम ऐसे किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसको पुलिस ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके लाती है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत है इस्लामिक तरीके से भी और इंटरनेशनल लॉ की तरफ से कि आप किसी आदमी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके डिपोर्ट करें। और इसलिए उन्होंने अपने अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर पे ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, अंदर नहीं आने देंगे अफ़गानिस्तान में, जो कि इल्लीगली अरेस्ट करके लाया गया है। उसको दुकान से उठा के लाए हैं, उसकी बिज़नेस की जगह पे से लाए हैं, उसकी नौकरी की जगह पे से लाए हैं, या उसको कहीं से भी गिरफ्तार करके लाए हैं। वो गलत है, क्योंकि ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही ये इंटरनेशनल लॉ है। और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे दिए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि हम हर आदमी को डिपोर्ट करेंगे ज़बरदस्ती, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला है। और अब अफ़गानिस्तान में कोई वार नहीं है। कतर दोहा एग्रीमेंट के बाद अफ़गानिस्तान पुरअमन है, तो फिर अब आप अपने बंदे एक्सेप्ट करें। तो कतर दोहा एग्रीमेंट जो तालिबान और अमेरिका का हुआ था ना, वही असल पाकिस्तान को चुभन है, क्योंकि उसके बाद इमरान खान तो 1.5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को नेशनलिटी दे रहा था, ये सोच के कि अब जो तालिबान आए हैं वो हमारे इशारे पे चलेंगे। लेकिन तालिबान इनके इशारे पे चलने से मना कर दिया है। तो अब इनको यही चुभन है कि अफ़गानी इनकी बात क्यों नहीं मारते। अजीज़ दोस्तों, ये जो मुझे हिचकी आती है उस पर मेरे दोस्त परेशान होते हैं, तो मुझे भी इसका ख्याल आया
कि एक्चुअली मैं रात को वीडियो बनाता हूं ताकि मेरे पास लेट नाइट तक पूरी खबरें लेटेस्ट हों, तो मैं उसके हवाले से आपको चीज़ें रख सकूं। तो मैं रात के डिनर के बाद वीडियो बनाता हूं, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद जब मैं ये मुसलसल बोलता हूं ना, तो उससे ये हिचकी आती है। ऐसा सच कोई बड़ा इशू नहीं है। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगी, मिसिंग पर्सन, इनवॉल्यूंटरी डिसअपियरेंस कंटिन्यूस जारी है। ये इमरान खान की जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शिरीन मज़ारी, उनकी बेटी जो कि एक वकील हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दिया है। सैफुल्लाह रुदीनी को 22 नवंबर 2013 को जबरन लापता किया गया। आज तक उसके ख़ानदान को उसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं। इस दौरान सैफुल्लाह रुदीनी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। सैफुल्लाह रुदीनी के लिए बलोच वॉइस फॉर जस्टिस की तरफ से कल यानी 22 नवंबर को शाम के टाइम पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाएगी उनकी बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा करने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस कैंपेन में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो हैशटैग इस ट्वीट में दिया गया है उसे इस्तेमाल करें। सैफुल्लाह रुदीनी की जबरी गुमशुदगी को 10 साल का तवील अरसा मुकम्मल होने पर एक्स पर कैंपेन चलाई जाएगी। मैं तमाम लोगों से, बलोच कौम से अपील करती हूँ कि कैंपेन में हिस्सा लेकर सैफुल्लाह रुदीनी की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं। हैशटैग रिलीज़ सैफुल्लाह रुदीनी। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से ही बता दें कि 3500 स्कूल बलूचिस्तान में बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है और स्टाफ को पैसे देने के लिए, सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तकरीबन 8 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 5500 स्कूल सैलाब में तबाह हो गए थे। बलूचिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठप है। बलूचिस्तान से इतना पैसा लूट के ले जाती है पंजाब। पूरे बलूचिस्तान की गैस पूरा पंजाब यूज़ करता है और बदले में ये देते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम भी नहीं चल सकता। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है और इसका कोई हल नहीं है। इसके ख़िलाफ़ जब तक के इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ नहीं उठेगी तब तक मामला सही नहीं होगा। उल्टा हम अमेरिका को क्या बोलें कि अमेरिका ने तो उल्टा बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को $4 मिलियन दिए हैं कि आप वहाँ पे बलूचिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं उनको क्रश करें। तो अमेरिका पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी कंट्री को कंटिन्यू सपोर्ट करता है और ये मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की आतंकवादी पॉलिसीज़ का मास्टरमाइंड फिर अमेरिका है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। अभी एक सर्वे, एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की गई जिसमें दुनिया में हाइब्रिड रेजिम्स हैं ना, जो उनके बारे में डिटेल दी गई थी। उसमें सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे हाइब्रिड रेजिम पाकिस्तान की है। हाइब्रिड रेजिम आपको पता है कि नाम की डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज़ को कहते हैं, जहाँ पे होती तो डेमोक्रेसी है ऑन पेपर, लेकिन रूल उसके पीछे एक पावरफुल माफिया कर रही होती है और वो माफिया पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है। तो नंबर 1 पे पाकिस्तान है दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में से जहाँ पे हाइब्रिड रेजिम है। इसके बाद बेनिन, भूटान, गाम्बिया, ग्वाटेमाला, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी, युगांडा लाइन से लिस्टें हैं, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 पे है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ कि ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे इंडिया में, अब्दुल बासित, और ये शिकवा कर रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की इंडिया में जर्नलिस्टों को हमारी फेवर में लिखने की कश्मीर इशू पे, और ख़ास तौर पे बुरहानुद्दीन वानी के मरने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा था। और शोभा दे एक ऐसी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेरी बात मानी और मेरे कहने पे आर्टिकल लिखे कश्मीर के हवाले से। हमने बुरहान वानी की शहादत के बाद देखा जिस तरह पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, इकोनॉमी कश्मीर की तौर बर्बाद करके रख दी।
लेकिन मेन लैंड इंडिया में एक शख्स भी नहीं है जो कि सही मानों में कश्मीर का जिक्र कर सके, वो भी मेन लैंड इंडिया में। बल्कि मेरे लिए तो एक चैलेंज था कि मैं किस तरह किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये कन्विंस करूं कि यार कोई अखबार में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक खातून जो मुझे मिली जो बहुत प्रोमिनेंट, शोभा दे, शी रोट एन आर्टिकल, उससे मैंने मुलाकात की, समझाया, तो उन्होंने आर्टिकल के आखिरी एक सेंटेंस लिखा कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल थ्रू अ प्लेबिसाइट। अब आप खुद देखें कि ये तो खाली शोभा दे का नाम दे रहा है, और जितने एंटी इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के रूट्स को, इंडिया की फाउंडेशंस को कमज़ोर करने के लिए कंटिन्यूस आर्टिकल्स लिखते हैं और मीडिया में भरमार करते हैं, आप देखें कि ये पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इंडिया में ये सब कर रहा था। ये डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। एक एम्बेसडर किसी दूसरे मुल्क के जर्नलिस्टों को ज़बरदस्ती या पैसे दे के या कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि आप हमारे लिए आर्टिकल लिखें। अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं आपके साथ एक अजब करप्शन की गजब कहानी पेश करता हूँ। ये हैं पाकिस्तान के एयर चीफ बाबर सिद्धू। बाबर सिद्धू खारियाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी करप्शन के हवाले से विद इन एयरफोर्स से वजाहत एस खान ने, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है। ये जो बाबर सिद्धू है वो क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन नहीं था। इसने ना F-16 उड़ाया है कभी, ना JF-17 उड़ाया है। इसने चकवाल पंजाब में बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड भी हासिल की और 3 घर लिए, जिसमें एक इस्लामाबाद F-7, एक E-9, इस तरह। इसने किंग एयर, बीच क्राफ्ट, एयरबस, UAVs में की ख़रीदारी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की किकबैक ली। इसने अपने खिलाफ जो करप्शन की इंक्वायरीज थी उसको रुकवाया और उसमें अड़चनें डाली और उसको ख़राब करने की कोशिश की। C-130 एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो इसकी फैमिली और प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहा। इसके तुर्की और मिडिल ईस्ट के कई बैंकों में अकाउंट हैं और इसने कैश ट्रांसफ़र के लिए एयरफोर्स के जहाज़ों को भी यूज़ किया। इसने खारियाँ, जहाँ का ये डिस्ट्रिक्ट का वो है, वहाँ पे एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स और एक एरो स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उस इलाके के लिए फीजिबल भी नहीं है। और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो कामरा में है, इसको खारियाँ में ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि रिटायरमेंट के बाद ये वहाँ पे अपनी दिहाड़ी लगा सके। एयरफोर्स इंटेलिजेंस को इसने पर्सनल मैटर्स के लिए यूज़ किया, अपने ऑफिसर्स की जासूसी कराने के लिए। एयर वाइस मार्शल शकील गजम्फर को DG एयर इंटेलिजेंस बनाया विदाउट प्रॉपर पेपर वर्क। इसने अपने फेवरेट स्टाफ को एक्सटेंशंस दी और इनकी रिटायरमेंट को रोक के इनको एक्सटेंशंस दी, जिससे पीछे के ऑफिसर्स की प्रमोशन रुक गई और काफ़ी लोगों में बददिली आई। एयर पावर सेंटर जो कि पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको डिले किया और उसकी बिल्डिंग को भी रेनोवेशन के लिए डिले किया। ये खुद अपनी एक्सटेंशन के लिए भी लॉबिंग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। आज तक इसने अपने किसी ऑफिसर की मीटिंग में लेक्चर नहीं दिया। ये टोटली अनकेपेबल आदमी है। अजीज़ दोस्तों, यही हाल पूरी आर्मी का है। ये पूरी आर्मी का हिसाब किताब है कि इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है और ये बस माल बनाने के लिए लगे रहते हैं
और इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ माल बनाना इनका मकसद होता है। अपनी फैमिली की एम्पायर्स कायम करते हैं। लीगली भी ये करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, घर, बंगले सब कुछ लेते हैं। अभी मैंने लास्ट वीक की एक वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर आपको बताया था कि पाकिस्तान आर्मी को लीगली कितने इंसेंटिव मिलते हैं, बाकी करप्शन का तो इनका हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये एक गैंग है, क्रिमिनल गैंग है पाकिस्तान आर्मी, एक टेररिस्ट गैंग है और इसको इंटरनेशनली एक टेररिस्ट गैंग डिक्लेयर कर देना चाहिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।